हवा नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है। लेकिन अगर पूरे राजस्थान की बात करूं तो उसके लिए मैं एक लाइन कह सकता हूं कि संभावना पूरी बन रही है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। उसका बड़ा कारण भी ये है कि वसुंधरा जी का जिस तरह से अवहेलना की गई है बीजेपी में, वो बड़ा डैमेज करेगा बीजेपी को। और सचिन जी का जो रुख है, जो अभी आए थे और उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मैं अपने आलोचकों को सम्मान करता हूँ। करें टोंक में विकास के नाम पे तो आपको पता है आरयूडीपी ने जिस प्रकार से सड़कों का हाल करा है, ख़ास तौर पे मुस्लिम क्षेत्र में, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। और देखा जाए तो चारों विधानसभा क्षेत्र में सीटों पर सर्वाधिक अगर योजनाओं की बात करें, काम की बात करें, तो वो निवाई अव्वल रहा। अब बात की जाती है कि काम के आधार पर वोट मांगने की, तो 3 सीट जो बच रही है निवाई के बाद, टोंक, देवली उनियारा और मालपुरा, तीनों जगह आज भी वही कंडीशन है जो पहले थी, यानी कि योजनाएं बहुत कम लागू हो पाई या प्रोजेक्ट बन ही नहीं पाए। तो टोंक के हालात जहां तक हैं कि बड़ा चेहरा सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट थे, ये मांग नहीं पाए, गहलोत दे नहीं पाए, खामियाजा नतीजन टोंक को उठाना पड़ा। क्योंकि हरीश मीणा भी एक बड़े चेहरे के रूप में थे, बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, लेकिन क्या दोबारा से सचिन पायलट टोंक से चुनाव लड़ेंगे? उसके बाद ये परिपाटी किस तरह से बदलेगी या नहीं बदलेगी, बड़ा सवाल ये है। अगर सचिन पायलट टोंक से चुनाव लड़ते हैं तो पिछली बार के चुनाव में जो उन्होंने 45,000 से जो लीड ली थी, उसका कारण दूसरा था, उसका कारण था सचिन पायलट। जिस देश का मतदाता 500 रुपये रात में एक बोतल या 500 रुपये के लिए बिक जाता है, अपने 5 साल 100 रुपये प्रति साल से गिरवी रख देता है, उस मतदाता से आप कौन सी बुद्धिमत्ता की आशा करते हैं? और ये सारी हकीकत प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब कुछ महीनों बाद ही होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां बिछाने लग गए हैं। चुनाव जब भी आते हैं बहुत महत्वपूर्ण कई विषय उठ जाते हैं, कई मुद्दे उठते हैं। इन सब पर निगाह रखने के लिए हमेशा से ही जो पत्रकार जगत के हमारे साथी हैं वो सतर्क रहते हैं। चाहे चुनाव पूर्व का आकलन हो, चाहे चुनाव बाद के अंदर किस तरह का पूरा कार्यकाल रहने वाला है उसका विश्लेषण हो, चाहे 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद किस पार्टी ने, किस नेता ने कितना काम किया, उस पर पत्रकार साथी पूरी निगाह रखते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे ज़िले के कई वरिष्ठ पत्रकार साथी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार के जो विधानसभा चुनाव हैं वो किस तरह के रहने वाले हैं, किस तरह के मुद्दे हावी रहने वाले हैं, किस तरह के जातिगत समीकरण हावी रहने वाले हैं। देखिए किस तरह का चुनाव इस बार लग रहा है प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर वैसे तो हमेशा यही रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन इस बार अगर समीकरण चेंज हो सकते हैं अगर सचिन पायलट दोबारा चुनाव लड़े तो। कांग्रेस में अभी इन्होंने बहुत अच्छी राजनीति भी खेली है। एक तो माइनॉरिटी के वोट इनके पक्के हैं, कहीं नहीं जाते। दूसरा बेरवा समाज का इन्होंने अध्यक्ष बना दिया, तो अध्यक्ष भी वो बेरवा समाज और रेगर समाज, ये पूरे टोटल SC/ST के टोटल यहाँ पे आ जाएंगे कांग्रेस में, ये है। इनका कहना है कि जिस तरह का अभी कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष पलटा है, जिस तरह की सरकारी योजनाएं आई हैं, उससे कांग्रेस को निश्चित रूप से फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए क्या कहेंगे कि जातिगत जो आंकड़े हैं वो चुनाव के ऊपर कितने देखने को मिलते हैं हमारे को? अभी 2008 के बाद परिसीमन हुआ और विधानसभा की सीटें बदल गई। पहले हमारे विधानसभा में वो ज़िले में 5 विधानसभा सीटें थीं, 2008 के बाद 5 रह गई। उनियारा विधानसभा में कांग्रेस जहाँ मीणा समाज को तरजीह देती है, वहीं भाजपा गुर्जर समाज के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है। ये तो वहाँ पर ये जातियाँ दोनों फिट हैं। और टोंक पहले बीजेपी बनिए समाज के व्यक्ति को देती थी, लेकिन पिछले चुनाव से एकदम बदलाव आया है और बीजेपी ने मुस्लिम समाज को दिया और कांग्रेस ने दूसरे समाज के व्यक्ति को वोट दिया, तो एकदम बदला है। तो समीकरण यहाँ के जाति है और वो सब कुछ बदल गए हैं। तो इस बार बदलाव की स्थिति होगी और मुद्दा स्थानीयता का टोंक और उनियारा में रह सकता है। तो इस मुद्दे पर आगे जाति भी काम करेगी और चेहरा भी काम करेगा। देखिए जब भी बात आती है तो ये देखा जाता है कि किस विधायक ने कितना काम किया अपने क्षेत्र के अंदर, उसका आकलन किया जाता है। तो क्या लग रहा है जिले के अंदर जिस तरह के 4 हमारे विधायक थे, चारों का कार्यकाल आपने देखा, उनको विश्लेषण किया, क्या नज़र आ रहा है? सबसे ज़्यादा देवली उनियारा में चाहेंगे। हरीश मीणा का बहुत ज़्यादा विरोध है। कुछ अभी 2-4 दिन पहले ही विरोध हुआ है, इसलिए कि कुछ काम जो विकास के काम हैं
कुछ ही जगह के विकास के काम है जो जिस विकास को लेकर वो चुनाव लड़े थे वो पूरे नहीं कर पाए, और कुछ ही लोगों को उन्होंने सीमित रख रखा है और स्थानीय लोग ज़्यादा परेशान हैं। तो स्थानीय का मुद्दा बहुत ज़्यादा हावी रहेगा इस बार। और टोंक की बात करें, टोंक में विकास के नाम पे तो आपको पता है RUDP ने जिस प्रकार से सड़कों का हाल करा है, ख़ास तौर पे मुस्लिम क्षेत्र में, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, चारों विधानसभाओं के अपने अपने समीकरण रहे हैं। कुछ जातिगत आधार हैं, कुछ मुद्दे पे आधारित हैं, कई पार्टियां अपने हिसाब से प्रत्याशी का चयन करती रहती हैं। तो चारों विधानसभा सीट का समीकरण क्या रहने वाला है इस बार? देखिए, 2019 में चुनाव हुए तो उस वक्त 13 दिन बाद सरकार बनी, काफ़ी उठाफटक चली। मुख्य भूमिका में टोंक रहा 2019 की बात की जाए सरकार में 18 के अंदर। तो मसला ये है कि उसके बाद अशोक गहलोत ने, CM ने एक डायलॉग मारा, मुझसे मांगो मैं सब कुछ दूंगा। ये पैटर्न इस ज़िले पे भी लागू हुआ। और देखा जाए तो चारों विधानसभा क्षेत्र में सीटों पर सर्वाधिक अगर योजनाओं की बात करें, काम की बात करें, तो वो निवाई अव्वल रहा। अब बात की जाती है कि काम के आधार पर वोट मांगने की, तो 3 सीट जो बच रही है निवाई के बाद, टोंक, देवली उनियारा और मालपुरा, तीनों जगह आज भी वही कंडीशन है जो पहले थी, यानी कि योजनाएं बहुत कम लागू हो पाई या प्रोजेक्ट बन ही नहीं पाए। अब बात करें देवली उनियारा की, तो शुरुआत करें इसी आधार पर निवाई की, तो योजनाओं के आधार पर तो ठीक है, लेकिन विधायक साहब का जब रवैया देखें तो कई बार वहाँ भी विरोध हुआ है। आज भी लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा रवैया टाइट है। इसी रवैये का आधार पर हमने थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले पुरानी बात करें तो देवली उनियारा में वर्तमान विधायक जो पूर्व DGP हैं हरीश मीणा, उनके खिलाफ जमकर नारे लगे। और लोगों का आरोप भी यही है कि चिन्हित जगह मनमर्जी से वहाँ काम हुए, बाकी जगह काम नहीं हो पाया। अब बात करें टोंक की, तो टोंक के हालात जहाँ तक हैं कि बड़ा चेहरा CM अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट थे, ये मांग नहीं पाए, गहलोत देव नहीं पाए, खामियाजा नतीजन टोंक को उठाना पड़ा। दूसरी खास बात कि अधिकारियों का कंट्रोल यहाँ नहीं होने की वजह से आज जैसा कि सामने आ रहा है कि मुस्लिम वार्ड जो एक तरफा कांग्रेस में है, वो कहीं ना कहीं विरोध में आ सकते हैं अगर अभी उनको कंट्रोल नहीं किया तो। चौथी सीट बच रही है मालपुरा। मालपुरा के अंदर 3 कांग्रेस प्लस 1 BJP, वो थी मालपुरा। मालपुरा सब कुछ अच्छा चल रहा था। 30 साल बाद इस बार वहाँ उम्मीद थी कि कांग्रेस आएगी और आने के पूरे चांसेस थे, लोग हो गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पिछले 3 महीने से जो व्यास सर्किल पे जो धरना चल रहा है, वो धरना कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार फिर 30 से 35वें साल पर ले जा सकता है। जिलों के गठन के बाद अब जो पिछले 5, 7, 10 दिन से लगातार विरोध, टोडराय सिंह, उसी की विधानसभा का ब्लॉक है टोडराय सिंह, वहाँ भी देखने को मिल रहा है। और यही विरोध मालपुरा में पिछले 3 महीने से धरना लगातार जारी है। अब रही जातिगत समीकरण की, तो जातिगत समीकरण तो चारों सीटों पर बिल्कुल बैलेंस है। चारों सीटों पर की बात की जाए तो टोंक में जैसे माइनॉरिटी ST है, तो यहाँ SC पर कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा कवर किया है, निवाई भी अच्छा कवर किया है। देवली उनियारा में शायद सीट बदलने की संभावना इस बार लग रही है। अगर समीकरण बदलता है, स्थानीय का मुद्दा चलता है, तो नो डाउट कांग्रेस रिपीट हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं 2 सीट पर अभी भी संभावनाएं मालपुरा और टोंक पर जरा कम नज़र आ रही है। इनका कहना है कि जिस तरह के हालात बने हैं जिले के अंदर, अभी हालात के अंदर, अभी हाल ही के अंदर, कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा सा घाटा हो सकता है। तो आखिर ये बताएं कि ये जो चुनाव हैं, 4 सीटें हमारे यहाँ विधानसभा की हैं, 3 कांग्रेस के पास हैं, 1 भाजपा के पास है, तो इस बार किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होगा, क्या लग रहा है? राजस्थान की जो राजनीति रही है 80 के बाद, उसके अंदर के BJP का गठन होने के बाद ये रहा है कि एक बार BJP, एक बार कांग्रेस ही रहती है, और ये हर ज़िले में लागू रहती है। टोंक ज़िले की बात करें तो 80 के चुनाव के बाद केवल 2 विधायक ऐसे हैं जो दूसरी बार रिपीट हुए हैं, एक महावीर प्रसाद जैन और एक ये अभी वर्तमान विधायक कन्हैया लाल। उसके अलावा कोई भी विधायक दूसरी बार रिपीट नहीं हो पाया। जो अभी चल रहा है, कांग्रेस सरकार रिपीट करने के लिए पूरी जोर लगा रही है और भाजपा उस सरकार को डिलीट करने पर जोर लगा रही है। जहाँ तक मैं मानता हूँ, ये जो चुनाव है इस बार का बड़ा कांटे का चुनाव है। इस चुनाव के अंदर BJP के पास भी अभी वो स्थिति नहीं है जो वो पहले के चुनाव में रही, और कांग्रेस भी इस बार इतनी ये ताकत के साथ नहीं आई जो इस बार आ रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार चुनाव में ज़्यादातर प्रत्याशियों पर आधारित रहेगा। विकास की जहाँ बात करें, विकास खूब हुआ है, ये मानते हैं, आमजन भी मानते हैं,
लेकिन ज़िले की राजनीति में विकास कभी भी मायने नहीं रहा। कैंडिडेट परिस्थितियां देख के उस समय जो क्या चलता है उसी को प्रत्याशी बनाया। कई बार देखा तो विकास के नाम पे भले बीजेपी ने किया, लेकिन प्रत्याशी सचिन पायलट थे, टोंक से जीते। हरीश मीणा उनियारा से जीते और वहाँ निवाई से प्रशांत बेरवा जीते। तीनों जगह विधायक थे। मालपुरा के अंदर विधायक कन्हैयालाल जीते, तो वो उनकी उससे एक जातीय आधार पे जीते। टोंक ज़िले में जो अभी चल रहे हैं स्थितियाँ, उसको देखते हुए 3 सीटों पे, वैसे तो मैं चारों ही सीटों पे जातिगत ही मानता हूँ। जहाँ जिस जाति का ज़्यादा पलड़ाभारी रहता है वो उम्मीदवार रहता है। तो इस बार भी अभी कुछ कह नहीं सकते कि किस पार्टी की क्या होगी। जिस समय टिकट आ जाएंगे उसके बाद ही परिस्थितियाँ बन पाएगी। इनका कहना है कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगी, जब तक कि प्रत्याशियों का चयन नहीं हो जाता है, चेहरे सामने नहीं आ जाते हैं दोनों पार्टियों के, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। देखिए बताएं कि जो चुनाव है उसमें चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होता है कि राजनीतिक पार्टियां किसको टिकट दें। तो ऐसे कौन से खास हमारे यहाँ मौजूद हैं जिनकी दावेदारी हो सकती है इस बार दोनों पार्टियों के अंदर? ये तो ज़्यादा जल्दीबाजी हो जाएगी। यूँ माने कि अपन अगर किसी का नाम देवें, पार्टी आलाकमान क्या सोचता है, उनकी क्या पोजीशन है, उसको अपन तय नहीं कर सकते। लेकिन अब मुख्य चेहरों में अपन बात करें सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट जो कि टोंक से आए, तो जैसे सचिन पायलट आए तो ये आसपास के ज़िले सहित अपने ज़िले की तीनों सीटों के साथ साथ अन्य सीटों पे भी इसका असर रहा, क्योंकि जो इनके जातिगत वोट थे वो वन वे चले और स्थिति ये हुई कि जो जहाँ भी था पायलट साहब के नाम से चुनाव जीतता चला गया। पायलट का एक नाम, बड़ा नाम जिस ढंग से आया था और ज़िले के लोगों ने जिस उम्मीद और जिस उमंग के साथ उनको मतदान किया और ये उम्मीद के साथ किया कि हमारा टोंक जो पिछड़ेपन की गिनती में माना जाता है तो उसमें उभर कर आएगा, ज़िला भी एक नंबर 1 पे आएगा। लेकिन ये तय है कि यहाँ की जो प्रदेश स्तरीय राजनीति रही उसकी बदौलत ये रहा कि टोंक भले ही विकास के नाम पर बहुत सारे काम किए हो, लेकिन आम कार्यकर्ता, आम जन से पायलट साहब इतनी मुलाकात नहीं कर पाए, इतना सिस्टम नहीं जोड़ पाए। एक हवा का रुख है और हवा के रुख में ही चल जाते हैं, वो अलग विषय है। अगर पायलट साहब के अलावा दूसरे किसी भी चेहरे को देते तो वो वही वापस टफ टक्कर हो जाएगी। बात अपन मालपुरा विधानसभा क्षेत्र की करें कि साहब 30 साल से कांग्रेस नहीं आई। पिछले चुनाव के दरमियान हमने ये देखा कि कन्हैयालाल चौधरी जो पूर्व में वहीं से विधायक थे, उनके खिलाफ जम के उन्हीं की पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किए, दुनिया भर की नाटकबाजियाँ हुई, लेकिन कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतार नहीं पाई। वहाँ उन्होंने एक समझौते में उस सीट को दे दी और उसका चुनाव चिन्ह कोई क्या था, हैंड पंप वगैरह किसी को दे दिया। जब वहाँ कांग्रेस के आदमी कोई रहे नहीं, लिहाजा मेरा मानना ये है कि मालपुरा में अगर कोई ढंग का कैंडिडेट कांग्रेस देती या कोई कांग्रेस अपने लेवल पे देती तो हो सकता था वहाँ भी टफ टक्कर रहती। अब निवाई की बात करें तो निवाई विधानसभा क्षेत्र चूँकि गुजर बाहुल्य क्षेत्र है और टोंक ज़िले से सटा हुआ है, राजस्थान की राजधानी से सटा हुआ है, तो पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद थी। उम्मीद के आधार पे वन वे मतदान रहा ताकि 50,000 वोटों का रहा। आज की परिस्थिति में भी अपन देखें तो राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है वो आम आदमी तक पहुँच रही है और उसका प्रतिफल सरकार ले भी सकती है। उसका जो अपन कहते हैं कि सर जो कांग्रेस कह रही है कि साहब हम सरकार रिपीट करेंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो योजनाएं चली हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, वो आम जन तक पहुंच रही है। लेकिन आपका कैंडिडेट कौन है, आपका प्रत्याशी कौन रहेगा, वर्तमान जो विधायक है उसकी कार्यशैली क्या है, तो उसको अपन देखें तो ये सारी योजनाएं जो चली हैं वो सब गुड़ गोबर होके दिखती है। सरकार भले ही रिपीट होने की बात करें, टोंक की पोषण हो गई, उनियारा और उनियारा देवली की अपन बात करें तो हरीश मीणा अचानक कांग्रेस से आते हैं, बीजेपी से आते हैं, कांग्रेस में शामिल होते हैं, टिकट लेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। वो भी पायलट साहब की वजह से ही सारा सिस्टम रहा, जहाँ तक मेरा मानना है कि वो वन वे चला रहे, गांधी चली और एक सिस्टम में चला गया। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर पायलट साहब यहाँ नहीं आते हैं तो यहाँ के राजनीतिक समीकरण बहुत उल्टे सीधे भी होंगे, बहुत सारी बातें होगी। और रही बात चेहरे कौन से होंगे, तो चेहरे में तो सभी काम कर ही रहे हैं मैदान में। अगर हम टोंक की बात करें तो 100 शहीद हैं, अगर माइनॉरिटी की सीट अमूमन मानी जाती है ये, यहाँ जेकिया रही हैं और महावीर प्रसाद जैन रहे हैं, तो भाजपा से तो वो रहे। तो अभी 100 शहीदी है, मोइनुद्दीन
ये कांग्रेस के प्रमुख दावेदारों में से माने जा सकते हैं, तो माइनॉरिटी से। और बीजेपी से माना जाए तो अजीत सिंह मेहता हैं, लक्ष्मी देवी यहाँ चुनाव चेयरमैन रह चुकी है, तो वो भी अपन प्रमुख दावेदारों में से मानी जा सकती है। निवाई की अपन बात करें तो कमल बेरवा एक पूर्व में विधायक रहे, उनका टिकट काट के प्रशांत बेरवा को दिया गया, लेकिन प्रशांत बेरवा के अभी 5 साल के कार्यकाल के बाद में जो विरोध उपजा तो हो सकता है कि इनके कांग्रेस ये सोचे कि हम वापस उनको ला सकें। तो ये 2 कैंडिडेट हैं। बीजेपी की अपन बात करें तो बीजेपी से जब एमएलए रहे तो हीरालाल रेगर भी रहे, और अमूमन ये माना जाता है कि रेगर समुदाय के वोट जाते हैं, जबकि ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। वहाँ सतीश चंदेल भी चुनाव लड़े। अभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पिछले 2 सालों से 3 सालों से वहाँ लगातार सेवा कर रहे हैं। उसके अलावा वो जो बनवारी लाल जी बेरवा के पीएस थे, जब भी वो निवाई से ध्यान रखा करते थे, या सवाई माधोपुर कलेक्टर रहे या राजसमंद कलेक्टर रहे, तो वो अमूमन निवाई और टोंक जिले के लोग, चूँकि टोंक में उनकी पोस्टिंग रही है, उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण रहा। तो केसी वर्मा का जो जनसंपर्क चल रहा है, तो केसी वर्मा भी एक प्रमुख दावेदार के रूप में देखे जा सकते हैं। सतीश चंदेल भी वहाँ से प्रमुख दावेदार के रूप में देखे जा सकते हैं, और प्रभु बड़ोलिया है वो भी लगातार संपर्क में, तो ये प्रमुख दावेदारों में से माना जा सकता है। अपन बात उनियारा देवली की करें तो अलका गुजर, चूँकि नाथू सिंह गुजर का टोंक जिले में अपना एक वर्चस्व रहा है, उन्होंने अपना एक वो पंचायत राज्य मंत्री थे, तो उन्होंने गांव-गांव ढाणी-ढाणी में उन्होंने अपनी पकड़ बना के रखी है। तो अलका गुजर चूँकि उनकी धर्मपत्नी है, तो उनियारा से अगर अलका सिंह गुजर भी प्रमुख दावेदारों में से माना जा सकता है। राजेंद्र गुजर वहाँ से पूर्व में एमएलए रहे हुए हैं, राजेंद्र गुजर भी प्रमुख दावेदारों में से माना जा सकता है। और विशेष तौर से सुमन गुजर भी अभी भाजपा में शामिल हुई, वो कांग्रेस में अच्छे पदों पे रही, कृषि मंडी चेयरमैन रही, तो उनको भी अपन दावेदार मान सकते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से अपन बात करें तो लंबी चौड़ी लिस्ट उनमें मानी जा रही है। तो मेरा मानना यह है कि पार्टियां जो भी करेगी वो निश्चित की जाएगी। देखिए, ये था कि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हों, चाहे राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हों, चाहे जो यहाँ के पहले के विधायक रहे हों, उनके परिजन हों, परिवारों के लोग हों, पत्नियाँ हों, वो सब टिकट की लाइन के अंदर कहीं न कहीं हैं। चारों विधानसभा को लेकर आप विश्लेषण कई बार करते रहे हैं। देवली उनियारा को लेकर आपने काफ़ी कुछ काम किया, सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र वो रहा विस्तार वाला। क्या लग रहा है इस बार कि कौन से मुद्दे और कौन से नेता किस पर भारी पड़ सकते हैं? देखिए, इस बार जहाँ भी देखा, चाहे राजस्थान की बात करें या देवली उनियारा की बात करें या टोंक जिले की जितनी भी विधानसभा की है वहाँ की बात करें, तो ज़्यादातर प्रमुख मुद्दा स्थानीयता का रहा है। चाहे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस हो, जनता की यही मांग है कि चाहे किसी भी उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, वो स्थानीय होना चाहिए। अब चूँकि देवली उनियारा की अगर बात करें तो देवली उनियारा में जब नए जिलों बनने की बात आई तो देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ये बात बहुत खटकी, क्योंकि आज तक पैराशूट वाले जितने भी उम्मीदवार हैं वो देवली उनियारा में उतारे गए। चाहे हरीश जी मीणा की बात करें, चाहे राजेंद्र गुजर की बात करें, चाहे नाथू सिंह जी गुजर की बात करें, ऐसे तमाम कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो बाहरी उम्मीदवार हैं। चूँकि नए जिलों के गठन में केकड़ी जो नया जिला गठित हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ये कमी खटकी कि यदि हमारा भी कोई स्थानीय उम्मीदवार होता तो शायद देवली जिला के रूप में बन सकता था, क्योंकि देवली की जो भौगोलिक स्थिति है उस हिसाब से देवली अपने आप में जिला बनने की एक योग्यता रखता है। तो कहीं ना कहीं यह स्थानीयता का मुद्दा तो इस बार हर जगह हावी है। और इसके अलावा देवली उनियारा के मुद्दे की बात की जाए तो देवली उनियारा में एक मुद्दा काफ़ी, देवली शहर से एक मुद्दा काफ़ी रहा है कि देवली शहर का 50% जो हिस्सा है तो टोंक जिले में है और 50% हिस्सा भीलवाड़ा और वर्तमान जो शाहपुरा जिला है उसमें है। तो इसके कारण जो 50% हिस्सा जो दूसरे ज़िले में है, वहाँ के लोग को जो सुविधा मिल रही है वो ग्राम पंचायत स्तर की मिल रही है, यानी वो मूलभूत जो भी सुविधाएं हैं, सड़क, पानी, बिजली जैसे सुविधाओं से महरूम है, जो कि केवल देवली से सटा हुआ मात्र एक सड़क का अंतर है। इसके बावजूद भी मतलब उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, और इस मांग को लेकर लोग काफ़ी समय से इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन इस समस्या का अभी तक निराकरण नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं इस चुनाव में यह मुद्दा भी हावी रहेगा, क्योंकि देवली उनियारा जो विधायक हैं हरीश जी मीणा, उनके सामने भी इस बात को कई बार उठाया गया, लेकिन फिलहाल इस पर कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। दूसरा मुद्दा है देवली शहर का पेयजल का,
पेयजल का देवली शहर से बिसरपुर बांध महज 18 किलोमीटर की दूरी पर है। कहावत है दिया तले अंधेरा। इसके बावजूद भी देवली शहर को पेयजल की अगर बात करें तो 15-20 मिनट और कभी कभार तो 2-2, 3-3 दिन तक पेयजल संकट रहता है। इसको लेकर गत दिनों जो एमएलए हैं हरीश मीणा, उनको एक बुजुर्ग ने काफ़ी खरी खोटी भी सुनाई। तो देवली उनियारा का जो मुद्दा एक तो स्थानीयता का, एक पेराफेरी विलेज का और एक पेयजल संकट का जो काफ़ी हावी रहेगा। इनका कहना है कि नए जिले बनने और बिगड़ने का जो खेल हुआ, साथ ही जो स्थानीय मुद्दे थे उनका निराकरण नहीं हो पाया और स्थानीयता का मुद्दा इस बार कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव के अंदर प्रत्याशियों के चयन में किसी भी तरीके से परिणामों के अंदर देखने को मिल सकता है। देखिए, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी इसी तरह का है कि वहाँ कांग्रेस नहीं जीत पाई 30 साल से, नया जिला बन गया केकड़ी, उसमें से केकड़ी में जाके टोडा राइसिंग मिल गया। क्या हालात बनेंगे, क्या किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा? इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो भी टोडा राइसिंग का जो ज़िले में जो वो हुआ है, इसके अंदर उसमें नुकसान बीजेपी को ज़्यादा हो रहा है। बीजेपी को ये हो रहा है कि मालपुरा और टोडा राइसिंग जब एक विधानसभा क्षेत्र बना तो 35% मतदाता तो टोडा राइसिंग के थे और 65% मतदाता मालपुरा के थे। स्थानीयता के मुद्दे पे इन्होंने एक बार तो इसको चुन लिया, कन्हैया लाल चौधरी जो बीजेपी के हैं उनको चुन लिया। अब मालपुरा में इस बात की आवाज़ उठने लगी थी कि साहब स्थानीय टोडा से ही क्यों, टोडा ब्लॉक से क्यों, मालपुरा से क्यों नहीं। दूसरा मुद्दा ये हुआ कि मालपुरा के अंदर काफ़ी दिनों से जिला बनाने की जो मुहिम चल रही है उसके अंदर विधायक ने बिल्कुल सहयोग नहीं किया। तीसरी बात यह आ गई कि कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसमें 29 नाम आ गए, उसमें से 2-3 नाम ऐसे हैं जो स्थानीय हैं और पैसे वाले भी हैं और कांग्रेस के प्रति कांग्रेस के प्रति आस्थावान है। वो उनकी आस्था को देखते हुए अगर उनको टिकट मिल जाता है तो कन्हैया लाल जी के लिए ये सीट जितना भारी होगी। इसलिए कि अभी उन्होंने ना तो टोडा राइसिंग ब्लॉक के जितनी 20 पंचायतें और नगर पालिका क्षेत्र जो केकड़ी में गया, उससे आने वाली समस्याओं से जो रूबरू होंगे आम पब्लिक, उसको लेकर भी वहाँ आंदोलन चल रहा है। उसके मामले में वो मौन बैठे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि वो जातिवाद के नाम पे जो जीत के आए थे वो अब की बार चलने वाला नहीं है। वो इसलिए कि जो सामने वाला जो कांग्रेस से प्रत्याशी आएगा वो भी जाट है और वो स्थानीय मालपुरा का है। मालपुरा के 65% मतदाता ये चाहते हैं कि हमारा स्थानीय जीते, चाहे वो किसी पार्टी से आए। तो ये टोडा और मालपुरा के बीच की लड़ाई चल गई है, इसके अंदर ये सीट जा सकती है इनके हाथ से। इनका कहना है कि टोडा और मालपुरा की विधानसभा क्षेत्र थी, क्योंकि उसके अंदर से टोडा अब टूट के केकड़ी में चला गया है और मालपुरा बच गया है। मालपुरा जाट बहुल इलाका है, तो कहीं ना कहीं जो जाट मतदाता हैं वो निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं। जिस पार्टी ने भी मजबूत जाट को टिकट दिया वो इस बार कांग्रेस या बीजेपी के लिए सीट निकाल सकता है। देखिए, बड़े चेहरे इस चुनाव में कौन कौन से हो सकते हैं और जो अभी बड़े चेहरे हैं उनका क्या परिणाम देखने को मिलेगा? देखिए, पहले टोंक के परिदृश्य को समझना होगा। टोंक की सियासत जो है सत्ता के साथ चलने वाली सियासत रही है। इसका अपना इतिहास रहा है। राजस्थान की एकमात्र नवाबी रियासत रही है। यहाँ मुद्दे गौण नज़र आते हैं, चेहरे गौण नज़र आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है जातिवाद, क्योंकि चारों सीटों का अपना जातिगत समीकरण है। अगर बात करें टोडा राइसिंग वाली सीट की तो जाट और गुजर मतदाता वहाँ डिसाइडर होता है। टोंक की अगर बात करें तो अल्पसंख्यक और गुजर मतदाता डिसाइड होता है। निवाई में एससी और गुजर मतदाता डिसाइड करता है। वहीं देवली उनियारा जनरल सीट है, लेकिन वहाँ भी गुजर और मीणा डिसाइड करता है। सचिन पायलट पिछली बार चुनाव में आए, वाकई उम्मीदें जगी थी, बड़ा चेहरा था, मुख्यमंत्री का चेहरा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि कहते हैं कि बड़ी घर पर बेटी दी मिलने के साथ से। टोंक की जनता ने 4.5 साल में इस चीज़ को देखा है। तो चेहरे की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं अब जो है इस इलेक्शन में जो है वो उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी। एक महत्वपूर्ण बात ये भी होती है कि अब क्योंकि हरीश मीणा भी एक बड़े चेहरे के रूप में थे, बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, लेकिन क्या दोबारा से सचिन पायलट टोंक से चुनाव लड़ेंगे? उसके बाद ये परिपाटी किस तरह से बदलेगी या नहीं बदलेगी, बड़ा सवाल ये है। अगर सचिन पायलट टोंक से चुनाव लड़ते हैं तो पिछले 40 साल का जो इतिहास रहा है टोंक का, लगभग कुछ अपवादों को छोड़ दें तो वो सत्ता के साथ सत्ता का जायका लेता रहा है। अब सचिन पायलट चुनाव लड़ते हैं, किन किन सीटों पर प्रभाव डालते हैं। 2018 के अंदर सचिन पायलट के टोंक से चुनाव लड़ने के बाद में न सिर्फ टोंक बल्कि केकड़ी, जहाजपुर, हिंडोली, चाकसू तक की सीटों पर जो है ना मतदाताओं ने, खासतौर से युवा वर्ग ने या गुजर जाति के जो मतदाता, उन्होंने एक तरफा और भारी प्रतिशत के साथ मतदान किया था। और उसका परिणाम ये था कि 99 सीटों तक कांग्रेस पहुंची थी। टोंक के अंदर 3 सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की थी। मालपुरा के अंदर दोबारा कन्हैया लाल जीते थे। कन्हैया लाल मालपुरा से जीते थे। पहले कभी ये टोडा राइसिंग अलग क्षेत्र होता था और मालपुरा अलग होता था। टोंक में 5 विधानसभाएं होती थी। दूसरी बार लगातार चुनाव जीता। आज की अगर बात की जाए, वापस टोडा मालपुरा में चले जाते हैं,
जिले के अंदर नहीं, राजस्थान में सबसे संवेदनशील कस्बों में से एक है, विधानसभाओं में से एक है। कहीं ना कहीं वहाँ की जो राजनीति है उस संवेदनशीलता के आसपास चलती हुई नज़र आती है। तो ये कहना उचित होगा कि जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं। बीसलपुर बांध का मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ करता था कभी सियासत के अंदर, राजस्थान की राजनीति के साथ ही टोंक की राजनीति में। सोयला जैसा गोलीकांड टोंक ने देखा, लेकिन एक एक बूंद के लिए हम तरसे हैं कि घर का पूत कंवारा डोले पड़ोसी के घर में फेरा। ये टोंक के अंदर सबसे ज़्यादा अगर ये कहावत राजस्थानी चलता है तो ये टोंक में होती है कि आज भी हमारे कई गांव, कई कस्बे ऐसे हैं, देवली जो है बिल्कुल करीबी कस्बा है, वो भी जो है पानी को तरसता है। देखिए, ये आपका कहना था कि बड़ा चेहरा या छोटा चेहरा कोई महत्वपूर्ण नहीं होगा, मुद्दे रहेंगे और उस टाइम वोटिंग पैटर्न क्या रहेगा ये सब भविष्य के घर में। देखिए, आप लंबे समय से पत्रकारिता जगत में हैं, मेरे ख्याल से 5 दशक से भी ज़्यादा आप विश्लेषण करते रहे। चेहरा, पार्टी या मुद्दे, कौन सी चीज़ चुनाव के अंदर हावी रही है और कौन सी किस पार्टी के लिए फ़ायदेमंद रहती है? ये ऐसा है कि अब के जो होगा ना वो वर्तमान हालात के ऊपर है सारा का सारा। चेहरा भी गौण हो जाएगा, मुद्दे तो अपनी जगह हैं, वो मुद्दे आज तक भी सुलझे नहीं। चाहे कोई भी आए, बड़ा चेहरा आया है, रिपीट भी किया किसी ने, तो भी वो अपनी जगह के वो। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि निवाई है, तो निवाई की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ चेहरा कोई काम नहीं आएगा। वहाँ इतने मुद्दे हो रहे हैं, एक बस स्टैंड पे जो पूरी बसें आती थी पहले, आजकल एक भी बसें नहीं आ रही है, लोग बाग परेशान हैं। एकमात्र जिले की ट्रेन इधर से निकलती है, वहाँ 2 यूनिवर्सिटी है, वनस्थली विद्यापीठ, केन मोदी यूनिवर्सिटी। बच्चे बाहर से आते हैं, बिहार से आते हैं, बंगाल से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, चेन्नई से आते हैं, सब जगह के बच्चे वहाँ पे आते हैं। बाकी आज तक MP साहब ने वहाँ पे अपने जैसे बॉम्बे सुपर है, सुपर गाड़ियाँ तो एक भी नहीं रुकती वहाँ पे, तो उसका भी बहुत बड़ा वो। दूसरा ये है कि वर्तमान में जो MLA हैं, लोग बागे चाह रहे हैं या वो खुद ये देख रहे हैं कि टिकट मेरे को मिलेगा। तो पिछली बार के चुनाव में जो उन्होंने 45,000 से जो लीड ली थी, उसका कारण दूसरा था। उसका कारण था सचिन पायलट, क्योंकि गुजर मतदाताओं का बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। तो सारे के सारे गुजर मतदाता जो BJP में जाते थे वो सब उनको मिल गए थे। इस बार क्या है कि उनका व्यवहार भी ठीक नहीं रहा, सचिन पायलट से भी उनकी दूरी हो गई, तो उसका भी असर पड़ेगा वहाँ पे। और बदलाव की बहुत ज़्यादा अभी वहाँ पे जो जानकारियाँ मिल रही है कि बदलाव चाहता है वहाँ का मतदाता। दूसरा टोंक का है, तो टोंक की स्थिति तो आपको देख ही रहे हो सारे के सारे। यहाँ विकास के नाम पे तो कुछ हुआ नहीं, चाहे सचिन जी पायलट आए हों, चाहे महावीर प्रसाद जी रहे हों, चाहे और कोई रहे। सबसे बड़ा उद्योग का यहाँ पे जब तक वो नहीं होगा, क्योंकि मजदूरी का बहुत बड़ा, ये सारे के सारे बीड़ी बनाते थे, वो बीड़ी का भी धंधा करीब करीब ठप सा हो गया। और आपके उनियारा ये उनियारा देवली का है, तो उधर ये देखोगे आप हरीश मीणा का जो व्यवहार है उससे लोग बहुत नाराज हो रहे हैं आपके। अगर इन्हीं को टिकट मिला तो कांग्रेस की सीट वो भी खतरे में नजर आती मेरे। देखिए, इनका कहना था कि जिस तरह के हालात जो प्रेसिडेंट कांग्रेस के विधायक हैं और उनका जो व्यवहार रहा है, उससे जनता कहीं न कहीं नाराज़ है। तो लगता है कि जो 3-1 का जो था, 3 कांग्रेस 1 भाजपा, तो क्या इस बार कुछ बदलाव नज़र आएगा कुछ, या बिल्कुल बदलाव होगा। कारण ये है कि जो भी अभी सिटिंग MLA रहे, या तो वो आमजन से दूर रहे, या उनके कार्यकाल से उनकी जो कार्यशैली है वो आम जन तक करीब नहीं पहुंच रही है। ये बड़ा कारण है। दूसरा कारण आप जातिगत मानिए, तो जातिगत समीकरण पे आप जो पार्टियां हैं अपना कैंडिडेट उतार सकती हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है अधिकांश कि पैरालैंडिंग ही होती है, जातिगत कम दिखाई देता है। अब पैरालैंडिंग होती है और मतदाता तो अब तक लिटरेट ही नहीं हुआ। जिस देश का
मतदाता 500 रुपये रात में एक बोतल या 500 रुपये के लिए बिक जाता है, अपने 5 साल 100 रुपये प्रति साल से गिरवी रख देता है, उस मतदाता से आप कौन सी बुद्धिमत्ता की आशा करते हैं? और ये सारी हकीकत हमारे जो आते हैं ना चुनाव लड़ने प्रतिनिधि बन के, ये सब अच्छी तरह जानते हैं। तो जो चुनावी गणित है उस पर ये बात करना कि हवा नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है, लेकिन अगर पूरे राजस्थान की बात करूं तो उसके लिए मैं एक लाइन कह सकता हूं कि संभावना पूरी बन रही है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। उसका बड़ा कारण भी ये है कि वसुंधरा जी का जिस तरह से अवहेलना की गई है बीजेपी में, वो बड़ा डैमेज करेगा बीजेपी को। और सचिन जी का जो रुख है, जो अभी आए थे और उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मैं अपने आलोचकों को सम्मान करता हूं, ये कहा था उन्होंने, लेकिन जितने होर्डिंग्स लगे थे जो उनके समर्थकों द्वारा लगाए गए थे उसमें अशोक गहलोत कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। तो ये अंदर से दिखाई देता है कि ये खाई पाटी नहीं गई है, तो ये अंदर ही अंदर जो है एक दूसरे को डैमेज भी करेगी। तो कांग्रेस तो ये डैमेज भुगतेगी और बीजेपी वसुंधरा राजे के ना होने का डैमेज बहुत पुराना है। जो अदावटें हैं आज से नहीं, पिछले 10-15 साल से चल रही हैं, वो अदावटें अब खुल के सामने आएंगी, ये तय है। देखिए, क्या कहना था कि जो प्रदेश स्तर पर राजनीति चल रही है, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस के अंदर हो, उसका असर आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर जो टोंक के 4 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ भी देखने को मिलेगा। देखिए, आप लंबे समय से विश्लेषण करते रहे कई चीज़ों का, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि भाजपा और कांग्रेस के लिए हमेशा समस्या बने रहे, भारी रहे और वो फिर उठ सकते हैं? जैसे कि सारे भाइयों ने भी आपको बताया है कि कितनी समस्याएं, लेकिन सभी लोग एक बड़ी समस्या को, एक बड़ी मांग को भूल गए, वो थी रेल की समस्या। वो बीजेपी के लिए भी है और कांग्रेस के लिए भी है। माननीय सांसद महोदय हालांकि मना कर दिया, लेकिन वो वीडियो मिल नहीं रहा मुझे, कि उन्होंने कहा था कि ये पैसा तो मैं खुद अपने लेवल पे ही, और मैं हमेशा उनसे कहता हूँ, कहता है मुझे वीडियो लगे बताओ। तो मेन चीज़ तो रेल की, जो बीजेपी के लिए भी है, कांग्रेस की, बीजेपी भी कहती है कि हम लाएंगे, कांग्रेस भी कहती है हम लाते नहीं, लेकिन लाता कोई नहीं। दूसरी बात, सक्सेना जी ने जो बात कही कि सरकार बनाने वाला मतदाता जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा है, उसके लिए न कोई समस्याएं हैं, न कोई बातें हैं। उसको जो टाइम के वजह नेगेटिव वोटर्स को जो कलेक्ट करके लाता है, वो चुनाव के ऊपर प्रभावित करता है। दूसरी बात, टोंक शहर की या टोंक विधानसभा क्षेत्र की बात करें आप, तो यहाँ निर्णायक मतदाता है मुस्लिम मतदाता, जो लगभग 75,000 के लगभग पहुँच चुकी है उनकी। यही मतदाता आज तक कांग्रेस को जिताता आया है और यही मतदाता कांग्रेस को हराता हुआ है। यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट्स के अंदर केवल जकिया जी एक ऐसी थी जो विधायक रही 3 बार। वो एक ऐसी लेडी थी जिसने महावीर प्रसाद जी जैन जैसे गद्दावर नेता को हराने की हिम्मत करी और हराया उसने। उसके बाद आप जुबेरी जी से लेकर के और अल्ताफ हुसैन जी का कितने ही आप ले लीजिए, मुस्लिम जो खड़े हुए, कोई भी विधायक नहीं बन सका। अगर कांग्रेस यहाँ से बहुसंख्यक को टिकट देती है, सचिन पायलट करने से कुछ नहीं होगा। सचिन पायलट आए तो आए, ना आए तो ना आए, कोई नहीं। लेकिन अगर बहुसंख्यक को अगर कांग्रेस टिकट देती है स्थानीय को, उसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि मुस्लिम भाई आफ्टर ऑल जाता कांग्रेस के पास ही है। अभी नाराज़ है वो सचिन पायलट से, खतरनाक रूप से नाराज़ है। वो आचार संहिता लगने का इंतजार कर रहा है कि कब आचार संहिता लगे, कब चुनाव डिक्लेयर हो और फिर सचिन पायलट साहब यहाँ टोंक आए, फिर उनका स्वागत हो। वो इस इंतजार में बैठा हुआ है, क्योंकि उनकी उपेक्षा हुई है। मुस्लिम मतदाता यहाँ का, यहाँ मुस्लिम समुदाय को वो राजनीतिक रूप से काफ़ी, जिसे कहते हैं, जागरूक, हिंदू मतदाताओं से ज़्यादा जागरूक मतदाता यहाँ का मुस्लिम मतदाता है। वो सरकार की योजनाओं को यूज़ करना जानता है, वो सरकार की योजनाओं को जानता है और मतदान भी उसी हिसाब से करता है। तो मैं तो टोंक की बात करता हूँ कि यहाँ जो मुस्लिम मतदाता है 75,000, वो कांग्रेस को डिसाइड करेगा कि टोंक से कौन जीत के जाता है। सचिन पायलट आएंगे, जकिया जी भी आती थी, उनको भी गालियाँ बकते थे, लेकिन वोट वहीं जाता था। मुस्लिम कैंडिडेट्स में अभी आप अगर मान के चलें तो मोइनुद्दीन निजाम
एक स्थानीय बड़ा चेहरा है, क्योंकि अल्पसंख्यक जो समुदाय के जो नेता हैं उनमें मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई चुनाव लड़ने लायक इतना चेहरा नहीं है कि वो विधायक का चुनाव लड़े। मोइनुद्दीन निज़ाम को अगर कांग्रेस टिकट देती है तो स्थानीयता का मुद्दा हावी होगा और वो जरूर कांग्रेस की टिकट निकाल सकता है। रेल की समस्या तो लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप की तरफ वो भी कहते रहे और वो भी कहते रहे। बहरहाल यहाँ का टोंक का मुस्लिम मतदाता निर्णायक मतदाता है, उसकी बात सुननी पड़ेगी कांग्रेस को। तो ये थी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथियों की राय, जिन्होंने कांग्रेस का और भाजपा का दोनों का विश्लेषण किया। जो यहाँ से वर्तमान विधायक थे उनकी कार्यशैली का, उनके कार्यों की विवेचना की। कुल मिलाकर जो बात सामने आई है वो ये है कि जो वर्तमान विधायक हैं उनके व्यवहार से, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, उनसे कहीं न कहीं मतदाताओं के अंदर या कहीं हम टोंक की जनताओं के अंदर नाराज़गी रही है।